हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज डेट है 18 अक्टूबर 2020 और दिन है संडे। संडे को जैसा आप सब जानते हैं कि एडिटोरियल हमारा द हिंदू में नहीं आता है। और आज का जो अपना न्यूज़पेपर होता है, आज का जो ये हिंदू इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। आज जो इसमें हम आर्टिकल्स देखेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के से रिलेट करेंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो होते हैं। तो आज उन्हीं चीजों को मोस्टली हम यहाँ पर देखेंगे। और आइए, जैसे हम डेली की तरह करते हैं वैसे ही कंटिन्यू वन बाय वन करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप किसी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही करंट अफेयर की भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लासेस को आप youtube.com पर भी लाइव देखा जा सकता है और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के दौरान आप रेफरेंस कोड का यूज करके फिश डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर फर्स्ट। पेज नंबर फर्स्ट पे जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्या कह रहा है कि 76% ऑफ द रूरल इंडियन कैन अफोर्ड न्यूट्रियस डाइट। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि लगभग जो रूलर है 76% वो अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रियस डाइट, मतलब पोषक जो डाइट होते हैं उनके पोषण के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। कहा गया है 3 आउट ऑफ 4 रूरल इंडियन कैन नॉट, मतलब 4 में से 3 ऐसे हैं जो कैन नॉट अफोर्ड ए न्यूट्रियस डाइट अकॉर्डिंग टू द पेपर रिसेंटली पब्लिश्ड इन जर्नल फूड पॉलिसी। जर्नल फूड पॉलिसी के पेपर में जो पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग 4 लोगों में से 3 आदमी ऐसे होते हैं रूरल के जो एक न्यूट्रियस फूड को, न्यूट्रियस डाइट को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ दे स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द फूड, अगर वो अपनी पूरी सैलरी मतलब खाने पर भी खर्च करे तो ऑलमोस्ट 2 आउट ऑफ 3, तो उन 3 में से 2 फिर भी ऐसे रह पाएंगे जो मतलब यानी कि ऑफ देम वुड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर चीपेस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे सस्ता चीपेस्ट पॉसिबल पे करने के लिए उनके पास मनी नहीं रहेगी। मतलब यानी कि जो उनके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए सबसे सस्ती चीज क्या है जिसमें न्यूट्रिएंट्स डाइट है, ठीक है, उनके लिए जो जरूरी है वो भी उस चीज को परचेज करने में सक्षम नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्लियर सी बात यही बताई गई है कि मतलब यानी कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में 76% ऐसे कैंडिडेट है जो एक न्यूट्रियस, मतलब यानी कि अच्छे पोषक तत्व वाले डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो, ठीक है। और इसके बारे में कल मैंने एक आर्टिकल भी आप लोगों को बताया था, जैसा कि आप लोगों को होगा याद, ग्लोबल हंगर वाला। ठीक है, उसमें ये सारी चीज मैंने डिस्क्राइब की थी कि इंडिया की पोजीशन क्या जा रही है और जो जीरो का उसका जो टारगेट है जीरो हंगर का वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसे भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है एयर क्वालिटी लाइकली टू इम्प्रूव टुमारो। मतलब यानी कि आपको पता है एयर क्वालिटी दिल्ली प्लस गुड़गांव यूपी, ठीक है, इनकी न्यूज आ रही है कंटिन्यू, क्योंकि वहां एयर क्वालिटी जो है डाउन जाती जा रही थी, तो वो इम्प्रूव होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कल, मतलब यानी कि ऐसा लगे कल से इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले लेवल था वहां पुअर, अब क्या है, बहुत वेरी पुअर। तो यहाँ से आपके लिए एक चीज उठ के आती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इसके बारे में जानना है कि ये क्या है, इसके द्वारा मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए या फिर टेलीग्राम पे राइट करके बताइए। आगे चलते हैं। यूपी टोल्ड टू कीप विगिल ऑन ब्रिक्स किलिंग्स इन वेक ऑफ राइजिंग पोल्यूशन। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि यूपी की जो सरकार है वो अब किस पे निगरानी रखेगी, जो आपके ईंट भट्टी के जो होते हैं, ईंट भट्टे वाले होते हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है उसके कारण भी क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, काफी लंबे होते हैं आपको पता है, और फिर वो काफी उनमें से धुआं निकलता है पकने के दौरान, तो ठीक है, तो उससे ज्यादा भी पोल्यूशन काफी हो जाता है। तो वो उस पर निगरानी रखेगी एनजीटी, कौन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है, डायरेक्ट किया है, मतलब यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को टू मेंटेन विगिल, उस पे मतलब यानी कि मेंटेन किया जाए विगिल अगेंस्ट द इलीगल ऑपरेशन। जो कई बार इलीगल ऑपरेशन ब्रिक्स का चल रहा है उसके बारे में मतलब यानी कि उन चीजों को देखा जाए, उनकी निगरानी की जाए, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 5।
इस पेज पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लिखा है ओवर 50 लाख बेनिफिट फ्रॉम इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना एक ऐसी योजना है जहां पर जिसके द्वारा ये बताया गया है कि 50 लाख लोगों को, 50 लाख पीपल है जिसे बेनिफिट मिला है एक नए किचन स्कीम के तहत। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी जी थी उनके नाम के दौरान मतलब इसे या उनके नाम से ही लॉन्च किया गया। लॉन्च इन राजस्थान, कब राजस्थान में लॉन्च किया गया और किसके लिए? न्यूट्रियस फूड को प्रोवाइड करने के लिए, नीडेड ट्वाइस ए डे एट, और दिन में कम से कम 2 बार, एक दिन में 2 बार प्रोवाइड किया जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए प्लान कर रही है 95 करोड़ इन्वेस्ट करने को, स्पेंड करने के अपने पहले साल में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के अशोक गहलोत साहब है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है इंदिरा रसोई योजना अगस्त 20 को। सैटरडे को उन्होंने कहा इट वुड फुलफिल द स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस, ये सरकार के उन वादों को पूरा करेगी कि भाई कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। और कहते हैं कि आवर एम इज नॉट जस्ट टू फीड द हंग्री, उनका लक्ष्य केवल सिर्फ भूखों को खाना खिलाना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक पोषक तत्व मतलब अच्छा खाना खिलाना। और वी विश टू रियलाइज द वर्ल्ड्स फूड डे, we wish realize the World Food Day themes this year to be grow, nourish and sustain together, Mr. Gehlot said. Mr. Gehlot साहब ने कहा है कि मतलब यानी कि वर्ल्ड फूड डे की थीम का, जो वर्ल्ड फूड डे का थीम है, हम उसे पूरा करने में मतलब यानी कि हम इच्छा रखते हैं कि हम उसे पूरा करें या उसे फुलफिल करें। ठीक है, आगे देखिए लिखा है पेज नंबर 9 का आर्टिकल, फोकस ऑन द इंडिविजुअल मैनिपुलेटेड बार। ये BARC बहुत चल रहा है, आपको बताया था TRP को लेके, इसके बारे में मैंने काफी डिस्क्रिप्शन से 4-5 दिन पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बार क्या है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, आपके जो घरों में जैसे सेटअप बॉक्स लगे रहते हैं उनमें ये बैरोमीटर लगाती है, उन सेटअप बॉक्स में बैरोमीटर, लेकिन ये बैरोमीटर का किसी को पता नहीं होता कि किस सेटअप बॉक्स के अंदर बैरोमीटर लगा है या नहीं। लेकिन ये न्यूज लीक हो गई थी जिसका फायदा कई चैनल वालों ने उठाया, और इसके कारण ये जो आपका TRP को लेके जो पंगा हुआ था ये इसी कारण हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में एक आर्टिकल है यहाँ पर कि मतलब इनकी जो बार क्या है सैटरडे को ये कहती है कि इनका जो फोकस है वो क्या है, TRP सिस्टम को मैनिपुलेट करना, उनके लिए उत्तरदायी है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। और ये बताया जा रहा है, ये चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी, we firmly believe that the television channels are committed to maintain a clean and transparent ecosystem। इनका ये कहना है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि इन्होंने कमिटमेंट किया कि एक बिल्कुल क्लीन और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम चाहते हैं, बार्क ने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा है। तो मेन जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है मैंने आपको इससे बता दिया, जो इसका TRP को लेके जो अपना रिपब्लिक टीवी हो गया या एक दो चैनल और थे जिनका नाम आया था, मुंबई पुलिस के द्वारा ये सारे केस देखे जा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको सारी चीज डीपली बताई थी कि ये चीजें है क्या। आगे देखते हैं, मुंबई एयरपोर्ट ऑफर्स, इसी पेज पर है, मुंबई एयरपोर्ट ऑफर्स एक्सप्रेस RT-PCR टेस्ट फॉर पैसेंजर। अब ये RT-PCR टेस्ट आ गया भाई, ये कह रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट ऑफर्स कर रहा है एक्सप्रेस तरीके से RT-PCR टेस्ट को पैसेंजर के लिए। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पता है जैसे कि CSMI जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया है COVID-19 RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। देखिए पहले तो RT-PCR है क्या, RT-PCR की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, ये मतलब ये जो टेस्ट है ये पैसेंजर्स को डिपार्ट होने से पहले उनकी चेकिंग करवाता है। द फास्टेस्ट सच फैसिलिटी इन द सिटी, और सबसे फास्टेस्ट है ये, उस सिटी के अंदर सबसे फास्टेस्ट फैसिलिटी है, और नॉन पैसेंजर को भी अवेलेबल है ये सुविधा जो एयरपोर्ट पे अपने किसी को ड्रॉप करने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या, ये RT-PCR क्या है, RT-PCR एक टेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें कंबाइन किया गया है, मतलब एक कंबाइनिंग लेबोरेटरी टेक्निक है। और कंबाइनिंग किसका है, RT प्लस PCR, RT प्लस PCR। इसमें क्या होता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कैसे वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है, देखिए आपके कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, एक स्वैब को कलेक्ट किया जाता है सैंपल के रूप में, जो कि आपके बैक ऑफ द थ्रोट से कलेक्ट किया जाता है।
ठीक है, उसे लैब में भेज दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से आरएनए को सेपरेट कर लिया जाता है, फिर एक एंजाइम होता है जो क्या कर देता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, और पीसीआर मशीन के अंदर डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी काफी ज्यादा बन जाती है, ठीक है, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है फ्लोरोसेंट डाई को, और इसी के द्वारा फिर हमारे, अब आरएनए देखिए, कोरोना वायरस जीन्स आर एनकोडेड इन आरएनए, जो कोरोना वायरस के जीन्स होते हैं वो खुद ही आरएनए में बदलने लग जाते हैं, रेदर देन द डीएनए यूज्ड बाय ह्यूमन जेनेटिक कोड, ठीक। और एंटीबॉडी टेस्ट की जो बात होती है, अगर उसमें से होता है कि ब्लड का सैंपल आपके शरीर से लिया जाता है, और जिसमें इन्फेक्टेड जो भी, मतलब यानी कि इफ द सब्जेक्ट हैज बीन इन्फेक्टेड, अगर मान लीजिए आप इन्फेक्टेड है तो ब्लड सेल्स होंगे ना, उसके अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है, उसके द्वारा आपके वायरस का पता लगा लिया जाता है। तो मेन तो ये था डी है, जो टेक्निक है यहाँ पे आरएनए का, तो मैंने आपको बताया, तो आरएनए प्लस एक मशीन है पीसीआर, ठीक है, उन दोनों के कंबाइनिंग करके एक टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी खोजी गई है, जिसके द्वारा आपके जो मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा ये चीजें यूज की जा रही है, वहां पर वो सारी चीजें आपको बताई गई है। इसमें लिखा है साफ साफ कि ये टेक्निक आरटीपीसीआर है, तो पीसीआर प्लस आरटी के कंबाइंड टेक्नोलॉजी का यूज करके ये टेक्निक, मतलब यानी कि ये टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं, अगला पेज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, और पेज नंबर 12 है ये हमारा। इसमें बताया गया कि IISER पुणे ने क्या किया है, यूजेस स्मेल टू आइडेंटिफाई एसिम्प्टोमेटिक केसेस, मतलब यानी कि ऐसे केसेस जिनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं कोरोना के, उनकी पहचान के लिए स्मेल टेक्निक का, मतलब एक स्मेल वाले टेक्निक्स, इस टाइप से पहचान, स्मेल के द्वारा उनकी पहचान की जा सके, इस टाइप की उन्होंने टेक्निक खोजी है। उन्होंने क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता है काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, उनके कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक देखा जाए तो जो सबसे बड़े, मतलब यानी कि इसका लक्षण है लॉस ऑफ द स्मेल, सूंघने की शक्ति चली जाती है, ठीक है, जो एक सिम्टम्स है हमारे कोरोना वायरस के लक्षण का। तो हुआ क्या है, इसी के ऊपर हमारे जो IISER रिसर्चर, जो रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा मेथड खोज निकाला, जिसके द्वारा इसके एक मेथड खोजा और एक ओल्फैक्टरी एक्शन मीटर बना लिया। क्या बना लिया, ओल्फैक्टरी एक्शन मीटर, ठीक है, जो क्या करेगा, आपके स्मेल को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, किसके स्मेल को डिटरमाइन करेगा। और फिर उसके बाद ये कहाँ की टीम थी, IISER पुणे की टीम थी, और ठीक है, इन्होंने इसे खोजा था, और किस हिसाब से देखिए बता देता हूँ, जो आपका ओल्फैक्टरी एक्शन मीटर, ये कहाँ होता है या कैसे होता है, कहाँ काम करता है, हमारे देखिए, एक मिनट गाइस, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये है ओल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक, ये ओल्फैक्टरी ट्रस्ट, और ये ओल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। तो इन्हीं के बिहाफ पे एक ओल्फैक्टरी एक्शन मीटर बना लिया, जो कि ये जांच करेगा कि आपको स्मेल लेने, मतलब आपको स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, जिसके द्वारा कोरोना के होने का साक्ष्य मिलेगा कि कोरोना है या फिर आपके नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है इसी पेज पे हमारा, अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस। मान लीजिए बचपन में किसी बच्चे को कोई स्ट्रेस पड़ जाता है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि वो स्ट्रेस जो है जल्दी खत्म नहीं होता है बच्चे का, वो स्ट्रेस जो है लंबे समय तक एक लंबी बीमारी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे पता लगेगी, इट इज नॉन दैट द एडवर्सिटी इन अर्ली लाइफ कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द एडल्ट, ठीक है। नाउ स्टडी यूजिंग माइस, मतलब दो चूहे के ऊपर, ये चूहों के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा, कि उनके वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे में, अगर कोई छोटे बच्चे में अगर स्टार्टिंग में कोई स्ट्रेस पड़ जाता है, तो वो उसके लॉन्ग लाइफ पर या लंबे समय तक, मतलब यानी कि चल सकता है, उस स्ट्रेस का प्रभाव रह सकता है, और वो एक डिसीज का कारण भी बन सकता है। अगला आर्टिकल है हमारा, हाउ ग्लोबल वार्मिंग माइट अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कैसे करेगा, बहुत तरीके से इफेक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग। इट मींस टू से दैट यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग। बिटवीन द ईयर 1817, 1870 के दशक से अगर बात की जाए, ठीक है, और आज के दशक में अगर बात की जाए, तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है वो राइज कर चुका है। और ये किसके कारण हुआ है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण, जिसमें नेचुरल गैस, कोल और ये सारी चीजें आती है, और आल्सो इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फ्रॉम 280 ppm टू 400 ppm।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी हमारा 280 ppm से 400 ppm तक बढ़ चुका है। और ये हीटिंग क्या करती है, ग्लेशियर्स को पिघलने पे मजबूर कर देती है, जिसके कारण समुद्र में जो पानी का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो डैनियल ग्लिक ने 2 अक्टूबर को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन इश्यू की थी और उसने चेतावनी दी थी ग्लेशियर की, ग्रहवाल के ग्लेशियर्स के बारे में, जो कि 2035 में ये चीजें हो सकती है, उत्तराखंड में वर्चुअली डिसअपियर, कि उत्तराखंड गायब हो सकते हैं उन ग्लेशियर के कारण, एक चेतावनी दी अपने मैगजीन में। ठीक है, अब देखिए कैसे, पहले तो ओशन, इसके ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, एसिडिफिकेशन वैसे अम्लीकरण होता है। तो महासागरीय अम्लीकरण यहाँ पर क्या है, CO2 का लेवल ओशन में बढ़ जाना ही एसिडिफिकेशन कहलाता है, याद रखें। ओशन के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाना ही ओशन एसिडिफिकेशन कहलाता है, लीडिंग टू द वीकिंग द सेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द सी। जो भी सी के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनके सेल्स को वीक कर देता है, स्केलेटन्स को वीक कर देता है, ठीक है, वहां के क्लाइमेट को भी बदल देता है। तो ऑन द लैंड द राइज इन द CO2 लेवल, जैसे जमीन पर CO2 लेवल बढ़ता है, हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। और इसके कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी देखा जा सकता है। ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर से एंड वार्म्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को फिर बढ़ा देता है और ज्यादा। ठीक है, आगे इसके बाद जिसके कारण फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो भी इफेक्ट पड़ती है, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, और जिसके कारण वो ग्रो मोर कर सकते, बट एट द सेम टाइम मान लीजिए प्लांट्स की एबिलिटी जो है एब्जॉर्ब करने की नाइट्रोजन को वो कम हो जाए, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हाउ डू ग्लोबल राइज टेम्परेचर एंड CO2 लेवल इफेक्ट। अब ग्लोबल राइज जो बढ़ रहा है, क्या ये CO2 लेवल प्लांट को, मतलब ये जो CO2 लेवल बढ़ रहा है, क्या ये प्लांट ग्रोथ को भी इफेक्ट डाल रहा है? मैंने बताया बिल्कुल, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट डाल रहा है। नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी, तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, ग्रो अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल कैजुअल, अगर मान लीजिए नॉर्मल, अगर ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज को देखा जाए तो सबसे पहला जो मेजर है वो कौन से है, आपके मैन मेड कॉजेज। तो मैनमेड कॉजेज में अगर बात की जाए तो वो डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। आपको पता है हमारे सोर्स जो है ऑक्सीजन का, वो सबसे मोस्टली क्या है, हमारे प्लांट्स है। ठीक है, ये प्लांट्स जो हमारे सोर्स है, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और द फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लेटेड, और इन जंगलों को धीरे धीरे अब मतलब इन्हें कि काटा जा रहा है, किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए या कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो उसके कारण हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट जो हमारा इम्बैलेंस हो जा रहा है, उसका संतुलन बिगड़ जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, यूज ऑफ द व्हीकल्स। यू नो इट वेरी वेल, इन द करंट टाइम, आज के समय में हम बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, और व्हीकल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब हर घर में आपको एक गाड़ी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में, यूज ऑफ द व्हीकल्स। यूज ऑफ द व्हीकल्स क्या कर रहा है, द यूज ऑफ द व्हीकल्स फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रिजल्ट इनटू वेरियस गैसेस इमिशंस। ये व्हीकल्स क्या करते हैं, आपको पता है, बहुत ज्यादा गैस के इमिशंस करते हैं, और ये गैस फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से इमिट होती है। ठीक है, जैसे काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को या अदर टॉक्सिन गैस को एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाता है। सेकंड रीजन आपका ये हो गया। थर्ड रीजन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब एयर कंडीशनर का या रेफ्रिजरेटर का हम ज्यादा यूज करते हैं तो होता है क्या है, वहां पे आदमी जो है उसमें CFC, ठीक है, इससे क्या होता है, CFC जो है एनवायरमेंट में मिक्स हो जाए। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण होता है कि ओजोन लेयर जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है, और ये ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी के सरफेस को, मतलब पृथ्वी के सरफेस को जैसे मान लीजिए रक्षा करती है, कैसे, अल्ट्रा वायलेट रेज थे, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर मान लीजिए हम तक पहुंच जाए तो हमें काफी स्किन संबंधी बीमारी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, जो कि सन्स के द्वारा मीट होता है। समझ गए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हम एटमॉस्फेयर में मिक्स कर रहे हैं, जो कि ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं, इट इज आल्सो ए बिग रीजन। ठीक है, अगला जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको पता है जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है, तो जो टेम्परेचर है, या जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, जगह करते हैं, ठीक है, वहां बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जब ये सारा काम वहां पे होगा तो हार्मफुल इमिशंस भी होगा फैक्ट्रीज से। ठीक है, और जो हार्मफुल इमिशन होगा वो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा पृथ्वी के। ठीक है, तो इट इज आल्सो ए बिग रीजन।
यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्चुअली 2013 के अंदर देखा गया कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्टेड दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर बिटवीन 1880 टू 2020, मतलब 1880 से 2012 तक ये देखा गया कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर है 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज कर गया है, और इंक्रीजिंग इन 1.1 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल। और ये किसके कारण लगभग मतलब 1.1 डिग्री जो इंक्रीज कर रहा है देखा जाएगा प्री इंडस्ट्रियल मीन टेम्परेचर के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अगला कारण जो है एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर कैसे है, आप लोग सोचते होंगे एग्रीकल्चर तो भाई हम लोग खेती करते हैं, खेत पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते होंगे, वो बेनिफिशियल नहीं। एक इसका रीजन एग्रीकल्चर में, ठीक है, आपको पता है एग्रीकल्चर फार्म एक्टिविटीज जो होती है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसके कारण होता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर है ओवर पॉल्यूशन, बहुत बड़ी जनसंख्या है, आपको पता है बहुत बड़ी जनसंख्या है तो हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। अब जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक रीजन हो गया। ये तो थे मैन मेड, एक तरह से बात करी जाए। अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो वो हो गया जैसे वोल्केनोज हो गए, वाटर वेपर हो गए। ठीक है, तो वोल्केनोज कैसे, वोल्केनोज आर लार्जेस्ट नेचुरल कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोब। देखा जाए तो सबसे बड़े है ये, मतलब एक कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये क्या करते हैं, इनका जो धुआं होता है या जो ऐश होते हैं जो इनसे इमिट होती है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, ठीक है, जब ज्वालामुखी उद्भव होता है तो जो उस समय गैस निकलती है, जो ये राख निकलती है, वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है क्लाइमेट हमारा जो है काफी ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगला जो रीजन है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या कह रहा है यहाँ पे, वाटर वेपर ये है कि वाटर वेपर इज काइंड ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस गैस का एक तरह से प्रकार है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर मोर वाटर्स गेट इम्पोरेटेड। जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो होता क्या है आपको पता है, अगर मान लीजिए पानी, पानी को हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करते ही हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जल्दी जल्दी ज्यादा पानी मतलब वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। कम रहेगा तो कम होगा। तो वहां पर यही बताया जा रहा है कि जितना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है ना उतना ही पानी एवेपोरेट होता है, मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है वाटर बॉडीज से, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला फॉरेस्ट ब्लेजेस। फॉरेस्ट ब्लेजेस मतलब फॉरेस्ट फायर कह सकते हो, जंगलों में आग लगना। इसे ये भी कई बार नेचुरल बिजली के गिरने से या इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन कंटेनिंग स्मोक निकलता है तो ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि सारी ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या है, मैनमेड और प्लस नेचुरल। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मैं वैसे बता चुका हूँ, सबसे मेन तो हो गया आपका टेम्परेचर राइज होना। ठीक है, मेजर इफेक्ट। और एक थ्रेट टू द इकोसिस्टम, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे इकोसिस्टम तो उसका हास होगा ही, खतरा तो उसे होगा ही। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो ऐसा क्लाइमेट ला रहा है जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। और काफी प्रकार के रोग भी बढ़ रहे हैं, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस और मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ता जा रहा है, मतलब यानी कि जैसे बाढ़ का कारण, तो सुनामी का कारण, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज का कारण, इस टाइप से ये सारी चीजों को बढ़ा रहा है। और नेचुरल हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस होता जा रहा है, हैबिटेट्स का लॉस होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसके इफेक्ट दे सकते हैं कि इफेक्ट क्या है इसका। अब देखिए हमारा टॉपिक जो है आर्टिकल लगभग खत्म होता है और हम लास्ट में आ चुके हैं न्यूज एट द ग्लैंस की। मेन इंपॉर्टेंट न्यूज और भी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जो पहला न्यूज है उसमें हमारा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट का एम है वो क्या है, 2022 तक ट्रांस फैट फ्री करना। ट्रांस फैट फ्री मतलब यानी कि, ठीक है, और ये किसके द्वारा टारगेट सेट किया गया, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ क्या है गाइस, मैं कल भी बता चुका हूँ कि क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, कब फाउंडेड हुई, ठीक है, और इसके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, तो कृपया उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। अगला है चैप्टर प्रोसीडिंग। चैप्टर प्रोसीडिंग में मुंबई पुलिस ने एक काम फिर से शुरू किया है, उसमें रिपब्लिक टीवी एडिटर जो चीफ अर्नब गोस्वामी थे, जिसे सुमोन किया गया था, सुमोन, उन्हें चैप्टर प्रोसीडिंग के लिए आगे पुलिस ने उनसे स्टार्ट कर दिया है। और जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार बंदरगाह है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज एक्सटेंडेड द करंट कंसेशनल रेट 40% डिस्काउंट फॉर कोस्टल मूवमेंट ऑफ कार्गो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, 40% डिस्काउंट दे दिया कोस्टल मूवमेंट कार्गो के लिए, और फॉर ए पीरियड ऑफ द फर्दर 1 ईयर के पीरियड के लिए। ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जा रहा था और दीनदयाल पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाता। ठीक है,
आगे है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की टाइमिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात कही जा रही है, वो उसके सेल्स जो स्टार्ट होंगे वो 19 अक्टूबर से इफेक्टिव होंगे, 19 अक्टूबर से उनकी सेल्स स्टार्ट होगी। अगला है बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 16 अक्टूबर को एक डेडिकेशन में एक बात कही थी कि 17 राज्यों को एक बात कही थी, ठीक है, उसमें 17 राष्ट्र को, सॉरी नेशंस को, उन्होंने क्या कहा था कि 8 प्रकार वर्ल्ड फूड डे के ऊपर, सॉरी गाइस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के ऊपर उन्होंने 17 नेशंस के लिए एक डेडिकेटेड बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई 8 प्रकार की फसल की वैरायटीज आ चुकी है, ठीक है, और बायो फोर्टिफाइड जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम एपीएफपी, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी ने ये किया कि वर्चुअली एड्रेस्ड एक एपीएफपी प्रोग्राम के बारे में स्टूडेंट्स को बताया है। और इसमें क्या है, पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, फंड के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब फंड दिया जाएगा, कुछ इसके सिलेक्शन के बारे में बात कही गई है। कला संस्कृति विकास योजना KSVY, कल्चर मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइन। हमारे कल्चर मिनिस्टर ने कला संस्कृति के लिए एक गाइडलाइन इशू किया है, और उस गाइडलाइन को, उस स्कीम का मतलब यानी कि जो बात की जा रही है, साफ साफ इसमें लिखा है कि होल्डिंग कल्चरल्स, मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस। कल्चरल मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू किया फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट, जो इवेंट होते हैं, जो कल्चरल इवेंट होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, जो वर्चुअल मोड में होते हैं, और कई प्रकार की वेरियस स्कीम होती है, ठीक है, तो उनके लिए एक स्कीम लेके आए जिसे आप कला संस्कृति विकास योजना के नाम से भी जान सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी 2020 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और आप सभी को अगर वीडियो का लेक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए और आज का न्यूज़पेपर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आज जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पर अवधूत नगरी इस नाम को सर्च कीजिए, आपको ऑफ कोर्स ये चैनल वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन से वहां से चैनल के नेम को देख सकते हैं और उसके सर्च करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पर फिनिश करता हूं और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।